साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नामक अध्याय में हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म के चर एवं अचर पदों के गुणांकों के अनुपात से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण युग्म की रेखाएं समानांतर हैं, परस्पर काटती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। यह सब हम इस वीडियो के भाग 1 में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को भी एक बार अवश्य देख लें। आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को किस तरह से हल किया जाता है। वास्तव में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं। नंबर 1 ग्राफीय विधि और नंबर 2 बीजगणितीय विधि। यदि हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म है तो उसको हम कितने तरीकों से हल कर सकते हैं? पहला है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में हम दिए गए दो चरों में से किसी एक चर का मान लेते हैं एवं उसके आधार पर दूसरा चर का मान आता है। इस तरह से किसी चर, माना x और y दो चर हैं, तो उनमें x का मान पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ऐसे करके हमें 0 के सापेक्ष y का मान मिलेगा, फिर 1 के सापेक्ष y का मान मिलेगा, फिर 2 के सापेक्ष मिलेगा। ऐसे 4 से 5 बिंदु लेके उसको हम ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं। ऐसा ही हम दूसरी समीकरण के लिए करते हैं और इस तरह से हमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय चित्रण प्राप्त हो जाता है। ग्राफ को देखकर हम यह बता सकते हैं कि क्या वे रेखाएं परस्पर समानांतर हैं या फिर वे एक दूसरे को काट रही हैं या संपाती हैं। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि अर्थात अलजेब्रिक मेथड। बीजगणितीय विधि को पुनः 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। पहला भाग है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि एवं तीसरा है ब्रजगुणन विधि। इन 3 विधियों में से हम पहली विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड, दूसरी प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दो विधियों के बारे में ही इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ग्राफीय विधि के अंतर्गत किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं यह सीखेंगे। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्नमाला 3.1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत हम एक प्रश्न सॉल्व करेंगे ताकि आप यह समझ सकें कि ग्राफीय विधि से किस तरह से प्रश्न हल किए जाते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास प्रश्न है। किसी भी प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अर्थात इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? माना
लड़कों की संख्या। मान लेते हैं हम लड़कों की संख्या x है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पूर्व हमेशा यह ध्यान रखें, पहला, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें एवं प्रश्न का जवाब देते टाइम अपने शब्दों को, अच्छे से अच्छे शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में व्यक्त जरूर करें, ताकि आपका जो अध्यापक है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक करेगा, वह आपकी पुस्तिका को देखकर प्रसन्न हो सके। लड़कियों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, माना हमने लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार कक्षा 10 में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया था? 10 छात्रों ने, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको लिखने से पूर्व, इस गणितीय पद को लिखने से पूर्व आप इससे पहले एक लाइन लिख सकते हैं, या आपको एक लाइन लिखनी चाहिए कि कुल 10 लड़के एवं लड़कियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, अतः इसलिए। ठीक है, आपकी, चूंकि यह एक उदाहरण है इसलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, चूंकि कक्षा के कुल 10 लड़के एवं लड़कियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम पुनः दूसरे समीकरण के लिए, देखिए पहला समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया है, समीकरण युग्म का पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरे समीकरण के लिए हम पुनः प्रश्न की ओर जाएंगे। दिया गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अर्थात पुनः लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसको हम गणितीय रूप से किस तरह से लिख सकते हैं? लड़कियों की संख्या कितनी है? y है, अर्थात y इक्वल टू लड़कों की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, x से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 4। ये हमारे पास समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू -4। किस तरह से आया? ये आया, हमने क्या किया कि y को इधर ले गए। ठीक है, तो y जब बराबर के दूसरी तरफ गया तो इसका जो सिंबल था प्लस का वो माइनस का हो गया। ठीक है, और जो इधर 4 है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले गए, तो इसका सिंबल यहाँ प्लस है, तो ये यहाँ जाके क्या हुआ? माइनस हो गया। ठीक है, अब समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गया है, अर्थात इस प्रश्न का पहला भाग हम हल कर चुके हैं। अब हमें इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है। हम इस ग्राफ को कुछ भागों में तोड़ लेते हैं।
ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हमारा एक्स एक्स हो गया और ये हमारा वाई एक्स हो गया। अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम एक तरफ x के मान रखेंगे और उसके अनुसार प्राप्त होने वाले y के मान लिखेंगे। जब x का मान 0 है तब y हमें क्या प्राप्त होता है? 10। जब x का मान हम 1 रखेंगे तो y हमें क्या प्राप्त होगा? 9। इसी तरह से जब x का मान 2 होगा तो y होगा 8 और जब 3 होगा तो y होगा 7। हर बार x और y को जोड़ के हमें इस टेबल के अनुसार, इस तालिका के अनुसार 10 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह तालिका इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती है। अब इस तालिका के अनुसार हम ग्राफ में बिंदु निर्धारित करेंगे और उन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक रेखा खींचेंगे। जब x 0 है, अर्थात जब x यानी कि x अक्ष पर हम 0 चलते हैं यानी कि यहाँ पर, तो y हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, यानी एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, अर्थात हमारे पास बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा? बिंदु प्राप्त होगा हमें यहाँ पर। अब हम पुनः टेबल की ओर, तालिका की ओर चलते हैं। जब x इक्वल टू 1 है, अर्थात जब हमारे पास हम x अक्ष में एक कदम बढ़ते हैं, यानी कि x में जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं तब हमारे पास y इक्वल टू 9 है, यानी y अक्ष में हम कितना बढ़ेंगे? 9 कदम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारे पास दूसरा बिंदु प्राप्त होगा 9 और 1 का कटान बिंदु, अर्थात दूसरा बिंदु होगा हमारा यहाँ पर। इसी तरह से जब x इक्वल टू 2 है तब y इक्वल टू 8 है, यानी कि तीसरा बिंदु यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर, और एक जब हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक लाइन हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। ये समीकरण 1 के अनुसार एक लाइन हमने ग्राफ पर खींच ली है। ठीक है, इसी तरह से अब हम समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -4। इस समीकरण के लिए हम पुनः एक तालिका बनाएंगे। इसमें हम x के मान रखेंगे और उसके अनुरूप y के मान लिखेंगे। जब x का मान 0 होगा तब y इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 4 when x इक्वल टू 0, अर्थात y का मान होगा 4। जब x इक्वल टू 1 होगा तब y इक्वल टू कितना होगा? y इक्वल टू होगा 5।
जब x इक्वल टू 2 होगा तब y इक्वल टू होगा 6, जब x इक्वल टू 3 होगा तब y इक्वल टू होगा 7 और जब 4 होगा तब होगा 8। अब हम इस तालिका के अनुसार ग्राफ पर एक लाइन खींचेंगे। x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 होने पर y में हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे, यानी पहला बिंदु कहाँ पर होगा हमारा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब x इक्वल टू हमारे पास है 2 कदम चलते हैं अर्थात यहाँ पर, तब हम y अक्ष पर चलेंगे 6 कदम, अर्थात इन दोनों का पहला दूसरा, ये हमें दूसरा बिंदु प्राप्त होगा। इसी तरह से तीसरा बिंदु होगा हमारा 3, x अक्ष पर 3 कदम और y अक्ष पर उसके संगत 7 कदम, यानी कि बिंदु होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके अनुरूप, इन बिंदुओं के अनुरूप एक सीधी रेखा खींचेंगे, जो सीधी रेखा कुछ इस तरह से होगी। अब हम ग्राफ का अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे और हमें अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, समीकरण 1 एवं 2 का कटान बिंदु है बिंदु x अक्ष में कितने चले हम, 1 2 3, यानी कि बिंदु 3, और y अक्ष में कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7, अर्थात समीकरण 1 एवं 2 का हल होगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। यह हमारे प्रश्न का हल है। इस हल को हम सीधा सीधा तालिका से भी देख सकते हैं। ग्राफीय विधि में आपको समझाने के लिए मैंने पूर्ण रूप से विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यदि हम अपनी तालिका को देखें तो भी हमें पता चल जाएगा कि दोनों समीकरणों का हल क्या है। तालिका 1 और तालिका 2 में जो समान बिंदु हैं, अर्थात बिंदु 3 और 7, ये तालिका 1 और तालिका 2 में दोनों में है, इसीलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का हल भी बिंदु 3 और 7 होगा, अर्थात x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए, सीखते रहिए।